और साथियों, आप लोग पॉलिटिकल विल को धरातल पर उतारने का भी काम करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था, उस समय उत्तर प्रदेश में मास कॉपिंग होती थी। मैं शिक्षा मंत्री नया बना था, एज भी बहुत कम थी। मेरे मन में जब पहले लोगों को नकल करते हुए मैं देखता था तो मुझे लगता था यदि मुझे कभी एजुकेशन में मिनिस्टर बन जाऊं तो सबको मैं रास्ते पर ला दूंगा। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही कल्याण सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, एजुकेशन मिनिस्टर था। शिक्षा मंत्री बनने के साथ ही मिस्टर करनैल सिंह जी, अभी हाल में ही डेथ हुई है उनकी, हमारे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। मैंने उनसे कहा कि मैं एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लाना चाहता हूं, मैं नकल करने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा, मुझे बतलाया कि साहब इसका बहुत जबरदस्त विरोध होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मुझे आश्चर्य हुआ, सचमुच हुआ। 2 बार वह कैबिनेट का प्रपोजल लेकर मैं कैबिनेट में गया, दोनों बार सभी ने इसका विरोध किया और कैबिनेट में हमारा प्रपोजल पास नहीं हो पाया। अब एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे थे, मुख्यमंत्री जी के पास में पहुंच गया। मैंने कहा कि वो काम कर रहे थे, फाइल्स रखी हुई थी। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, मैं चाहता हूं कि ये हमारा ऑर्डिनेंस का जो प्रपोजल है ये कैबिनेट में पास हो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, आयु में हमसे 18 साल 20 साल बड़े थे। उन्होंने कहा चलिए चलिए। मैं मंत्री था, मैं चला आया। लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उन्होंने वो प्रपोजल बीच से निकाला और पूरी कैबिनेट के सामने रखते हुए कहा था कि हमारे शिक्षा मंत्री की जिद है, इसलिए इसको पास माना जाए। आपको आश्चर्य होगा कि जो हाई स्कूल का रिजल्ट 75% 80% आता था, यह एंटी कॉपिंग ऑर्डिनेंस लागू करने के बाद 30%। जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट 60-70% आया था, इसे लागू करने के बाद 14% आया। और मुझे याद है उस समय जब रिजल्ट समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए थे, उसमें शिक्षा मंत्री की उस पर फोटो भी हुआ करती थी। उस समाचार पत्र को नीचे रखकर पैरों से बच्चे उसे रगड़ते हुए मुझे गाली दे रहे थे। लेकिन मैं उसमें क्रेडिट यदि किसी को देना चाहता हूं, ने पूरी तरह से सहयोग किया था उस समय के आईपीएस ऑफिसर, जो आज भी वो हैं, मिस्टर प्रकाश सिंह, डीजीपी हुआ करते थे। मैं गेस्ट हाउस में रहता था, सीधे मेरे कमरे पर पहुंच गए और आकर मेरे चपरासी ने बतलाया कि साहब वो जो हमारा सहयोगी था, कि साहब वो प्रकाश सिंह जी आए हुए। मैं पहुंचा, उन्होंने सैल्यूट किया और उन्होंने कहा कि बस सर इतना कहने के लिए आए थे कि पुलिस की जिस भी प्रकार की असिस्टेंस की आवश्यकता होगी, हम उसके लिए तैयार हैं, हमारी पुलिस तैयार है। क्योंकि उस समय जो रीजनल जो RIGS वगैरह होती थी, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल होते थे, वह डरे हुए थे कि कहीं हम लोगों के ऊपर अटैक न हो जाए। पूरी तरह से उन्होंने मदद की। उसी तरीके से हमारे IAS अफसर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर करनैल सिंह ने भी मदद की, तब जाकर वह कामयाबी हमको हासिल हो पाई। यानी आप सबका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन सब सारी चीजों को लागू करने में। समाज की इवल्स, समाज के ये सब जो चैलेंजेस बन चुके हैं, इन चैलेंजेस को मीट आउट करने में, कामयाबी हासिल करने में आप सबका बहुत ही अधिक महत्व है। और इसका उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि अब आपको ऐसे अधिकारी की तरह काम करना है जो नागरिकों को उनकी क्षमता पहचाने, विकसित करने और आगे बढ़ने में उनकी मदद भी करे। आपको सिर्फ अब कानूनों और नियमों के लेटर या टेक्स्ट को ही ध्यान में रखकर कार्य नहीं करना है, बल्कि उनकी स्पिरिट को भी ध्यान में रखकर काम करना है। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। मत डरिए कौन सस्पेंड कर देगा, हमारा बॉस नाराज हो जाएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, चिंता मत करिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर आस्था होनी चाहिए। अरे साथियों, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि आस्था और विश्वास से सॉल्व की जा सकती हैं, तो मनुष्य के जीवन की प्रॉब्लम्स आस्था और विश्वास के आधार पर क्यों नहीं सॉल्व की जाती? अब जैसे मैं एक प्रश्न आपसे पूछूं, किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसने उसका आधा A को दे दिया, 1/3 B को दे दिया।
जो रेस्ट अमाउंट बचा था 100 पैसा, वह सी को दे दिया। बताइए टोटल अमाउंट कितना था? कोई बतला सकता है? एक व्यक्ति के पास इतना पैसा था, उसका आधा मैंने 50% मिस्टर ए को दे दिया, 1/3 मिस्टर बी को दे दिया, दूसरे को दे दिया, और रेस्ट अमाउंट पैसा जो बचा था, रेस्ट अमाउंट जो था 100 रुपया। कितना हुआ? 3,300। गलत। कोशिश करिए, कोशिश करिए। हैं? क्या 600 किसने कहा? राइट, 600। अब जैसे इसका समाधान निकालना हो, कैसे निकालेंगे? लेट अस कंसीडर द टोटल अमाउंट वाज A/2 राम को दे दिया, A/3 श्याम को दे दिया, A/2 प्लस A/3, 5A/6। रेस्ट जो पैसा 100 बचा उनको दे दिया। A माइनस 5A/6 इज इक्वल टू 100, इट मीन्स A इज इक्वल टू 600। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स यदि इस विश्वास के आधार, मैंने मान लिया ए हो ही नहीं सकता उसका उत्तर, लेकिन मान लिया कि ए है। कभी कोई आस्था और विश्वास से भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, होता है, हो नहीं सकता, होता है, होता रहेगा। साथियों, आज टेक्नोलॉजी भी एक एनेबलर की भूमिका यहां पर निभा रही है। जैसा प्रधानमंत्री जन धन योजना में टेक्नोलॉजी के प्रयोग से 300 से अधिक सरकारी योजनाओं के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान किया जा रहा है, इससे लीकेज कम हुआ है। सिस्टम में बदलाव लाकर करप्शन को काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सकता है। मैं यह दावा नहीं करना चाहता कि रूट आउट हो जाएगा पूरी तरह से। साथ ही साथ मिडिल मैन की भी भूमिका को समाप्त किया जा सकता है। आयुष्मान भारत है, डिजिटल मिशन से देश भर के अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से लिंक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत टेक्नोलॉजी सब मिशन के माध्यम से कम लागत के बेटर क्वालिटी हाउस कंस्ट्रक्शन आज संभव हो पाए हैं, अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं। और साथियों, देश भर में सरकार द्वारा नए नए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। उन रिफॉर्म्स के प्रति भी आपको खुद को एकोमोडेट करने की कोशिश करनी होगी। जैसे आपने देखा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा फेसलेस असेसमेंट स्कीम शुरू की गई है, ताकि टैक्स पेयर्स और टैक्स ऑफिशियल्स के बीच फिजिकल इंटरफेस को और कम किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। और इसके अतिरिक्त यदि मैं रक्षा मंत्रालय की बात करूं, तो आप सबने संपूर्णा इनिशिएटिव के बारे में सुना ही होगा। संपूर्णा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑटोमेशन सिस्टम है, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट एंड पेमेंट्स की बड़े ही ट्रांसपेरेंट मैनर में वो एनालाइज करता है। कहने का मतलब यह है कि आज आप सभी को भी इस बदलते परिवेश में इनोवेटिव तरीके से काम करना होगा। आपको लोगों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकालना ही होगा। एक और बात जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं रखना चाहूँगा, वो ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक मीडियम होना चाहिए, ये एंड नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक मीडियम होना चाहिए, ये एंड नहीं है। आपको टेक्नोलॉजी का प्रयोग पब्लिक आउटरीच, एक्सेसिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए करना है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से वेलफेयर को बढ़ावा देना है और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस भी बढ़ानी है। एक बात और याद रखें साथियों, आपको सोशल मीडिया के प्रयोग में एनोनिमिटी के सिद्धांत को भी याद रखना है। सोशल मीडिया का प्रयोग रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए, न कि अपनी सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी आत्ममुग्धता में रील्स नहीं बनवाई जानी चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए सोशल मीडिया का उपयोग तो समाज में एक रियल चेंज लाने के लिए होना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं। आपकी सच्ची इमेज वे लोग बनाएंगे जिनकी आप सेवा करेंगे, न कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स
आपकी इमेज बनाएंगे। सोशल मीडिया आज पब्लिसिटी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन सच्चाई है कि इसका असर बहुत थोड़े समय तक रहता है। लेकिन लोगों के दिलों में यदि जगह बनानी है, इससे अपने को बाहर करिए, यह मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। डियर ऑफिसर ट्रेनीज, 21 अप्रैल 1947 को सिविल सर्विसेज के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल जी ने भी जो बात कही थी, उसे आपको हमेशा याद रखना है। हम इस बार सरदार पटेल की 150th जयंती मना रहे हैं, और आज भी उनके द्वारा कही गई बातें हमारे लिए पूरी तरह से रिलेवेंट हैं। जैसी रिलेवेंट उस समय थी, वैसी रिलेवेंट आज भी हैं। उन्होंने कहा था कि इट विल बी योर बाउंडन ड्यूटी टू ट्रीट द कॉमन मैन इन इंडिया एज योर ओन, और टू पुट इट करेक्टली, टू फील योर सेल्फ टू बी वन ऑफ देम एंड अमंग्स देम, and you will have to learn not to despise or to disregard them. In other words, you will have to adapt yourself to democratic ways of administration. और उन्होंने यह भी कहा था, above all, I would advise you to maintain the utmost impartiality and incorruptibility of administration. No service worth a name can claim to exist if it does not have in view the achievement of the highest standard of integrity. इसलिए मैंने कहा हम सबको इस अकादमी का जो मोटो है, शीलम परम भूषणम, उसको चरितार्थ करना होगा। अक्सर ऐसा माना जाता है कि पावर करप्ट, लेकिन मैं मानता हूं पावर करप्ट ओनली वीक। हम लोग भी हैं, लंबे समय से मैं पावर में हूं, क्यों नहीं कोई करप्ट बना देता है? 40-45 साल का पॉलिटिकल करियर है, क्यों नहीं कोई आरोप लगा देता है? क्यों नहीं हो सकता? लेकिन जो कमजोर लोग होते हैं, उन्हीं को यह पावर करप्ट करता है। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। द स्ट्रांग यूज पावर टू डू गुड फॉर अदर्स। और मैं यह भी कहना चाहूंगा साथियों, निर्णय जब करना हो, चिंता मत करो हमारा बॉस क्या सोचेगा, कहीं हमारे खिलाफ कोई एडवर्स एंट्री न कर दे, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर दे। सबसे ऊपर कोई ना कोई एक सुपर पावर है, उसे मत भूलना। कोई ना कोई सुपर पावर है जो पूरे होल यूनिवर्स को ऑपरेट कर रहा है। और मैं वही बातें कह रहा हूं जिसे कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने अपनाया है। डर के मत काम करना। बड़ा सख्त अफसर है, नजर बचा के काम करो, बचकर काम करो, ऐसे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपका जो स्थान समाज में बनना चाहिए वो नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सुपर पावर के ऊपर भी भरोसा रखो, जो जस्टिफाइड है करो, वही करो। दुनिया की कोई ताकत आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके डिसीजन में न्याय होना चाहिए, जस्टिस और फर्मनेस होनी चाहिए। देश की बागडोर आपके हाथ में है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप ने हमने बस 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, और साथ ही साथ इसे सेल्फ रिलायंट बनाने का भी लक्ष्य रखा है। और हमने एक ऐसे भारत बनाने का लक्ष्य रखा है जिसमें विकास का लाभ सभी क्षेत्रों और नागरिकों, और खासकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स तक और भी पहुंचे। और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि आप स्वयं को लोगों के सेवक के रूप में देखें। आपका कैरेक्टर इनकरप्टेबल हो, आपका आचरण इंटीग्रिटी से परिपूर्ण हो। आपको ऐसा कल्चर बनाना है जो ईमानदारी न एक गुण हो, न ही अपवाद, बल्कि आम जीवन की सामान्य सी बात हो। आपके जीवन में बहुत से ऐसे क्षण आएंगे साथियों, जब आपको बहुत प्रलोभन दिए जाएंगे। होता है ऐसा पॉलिटिक्स में, आपको गलत लेकिन आसान या मुश्किल लेकिन नैतिक रास्ते के बीच चुनाव आपको ही करना होगा। लेकिन यदि आपने इंटीग्रिटी से समझौता कर लिया
तो आप मानकर चलिए आपका जीवन निरर्थक है। बहुत लोगों को देखिए, जाकर उनकी फैमिलीज को, जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा कमाया है, आपको लग जाएगा पता इसका क्या दुष्परिणाम होता है। और आपको याद रखना है कि आपकी ट्रेनिंग जिस एकेडमी में हुई है उसका नाम लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर है। उनका पूरा जीवन हमें हर समस्या में, हर दुविधा में, हर परिस्थिति में नैतिक रास्ते का चयन करना यह सिखाता है, चाहे वह कितनी मुश्किलों से भरा हुआ क्यों ना हो। और साथियों, शांत और सरल दिखने वाले शास्त्री जी के भीतर अद्भुत साहस और अटूट संकल्प था। डोमिनेट करने में नहीं, खामोशी से बड़े बदलाव लाने में होती है सच्ची शक्ति। उन्होंने यह साबित किया था, सच्ची शक्ति किसी को डोमिनेट करने में नहीं बल्कि खामोशी से बड़े बदलाव लाने में होती है। यह हम लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र से समझ सकते हैं। देश के विकास के लिए कार्य करने में यह होती है, और उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, और भारत को आत्मनिर्भरता की लाल बहादुर शास्त्री जी ने राह भी दिखाई। और जब जरूरत पड़ी 1965 के वार में उन्होंने दृढ़ता और साहस के साथ दिखाया कि सादगी कमजोरी नहीं बल्कि यह ताकत है। सादगी यह कमजोरी नहीं बल्कि यह ताकत है। उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और दुनिया को दिखलाया, भारत एक वक्त का अपना भोजन छोड़ सकता है लेकिन अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता से किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेगा। अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा और साथ ही साथ अपनी इंटीग्रिटी से भी समझौता नहीं करेगा। हम यह लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन से यह संदेश ले सकते हैं। सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल में, 19 मंथ का उनका कार्यकाल था, शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी, साहस और जन सेवा का जो आदर्श स्थापित किया वह आपके जीवन की कसौटी होनी चाहिए। और मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं चलते चलते, जीवन में जो कुछ भी आप करना चाहते हैं तो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है और किस लिए करता है? सुख की प्राप्ति के लिए करता है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ है। ऊपर के बैठे हुए हमारे ट्रेनिज बता सकते हैं, इसके अलावा भी कुछ है। व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी करता है उसको चाहता है सुख प्राप्त हो, आनंद प्राप्त हो। और कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअल होते हैं, कहते हैं कि साहब हम तो जीवन में यह काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमको परमानंद की प्राप्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, सुपर पावर तक वो पहुंचना चाहते हैं। होता है ना? मनुष्य, ध्यान रखिएगा, 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। वैसे तो आर्गन्स की चर्चा यदि मैं करना शुरू करूंगा तो लाखों होंगे, करोड़ों होंगे। मनुष्य के पास शरीर है, मन है, बुद्धि है और एक आत्मा है। अब कोई कहेगा आत्मा होती कहां है, तो मैं आत्मा बतलाता हूं कहां होती है। जैसे कोई छोटा बच्चा घर में 6 महीने का, 8 महीने का, 10 महीने का, साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, कोई मां उस बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए बाहर चला जाए और जब वह मां घर में वापस लौटती है तो छोटा बच्चा घुटनों के बल पर चलता हुआ मम्मी मम्मी मम्मी, मां मां कहकर जब मां की ओर दौड़ता है, तो मां जिस समय बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगाती है, उस समय उसको शरीर का सुख नहीं मिलता है, वो मन का सुख नहीं होता है, वो बुद्धि का सुख नहीं होता है, वही आत्मा का सुख होता है। इसे ही हम आत्मिक सुख कहते हैं। यही आत्मिक सुख है। शरीर का सुख माने इंद्रियों का सुख, खाने के लिए अच्छे अच्छे सामान मिल जाएं, कपड़े पहनने के लिए अच्छे अच्छे मिल जाएं, चलने के लिए व्हीकल्स बड़ी बड़ी मिल जाएं, यह सब यह सुख है शरीर से संबंधित। मन का सुख, मन का सबसे बड़ा सुख यह होता है मान सम्मान। आप सब, कोई करोड़ों रुपया लाके हमारे सामने, आपके सामने रख दे और कहे करोड़ों रुपया ले लीजिए, मैं समझता हूं कि आप स्वाभिमानी हैं तो आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अस्वीकार नहीं करेंगे तो आपके मन को जो सुख प्राप्त होगा वो शरीर का सुख नहीं होगा, वो बुद्धि का सुख नहीं होगा, वो मन का सुख होगा।
शरीर का सुख, शरीर के सुख के लिए यानी तन के सुख के लिए कुछ पैसे की न्यूनतम जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। तो शरीर के सुख के लिए, तन के सुख के लिए तो धन चाहिए, पैसे चाहिए। मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए। बुद्धि है, बुद्धि का भी अपना सुख होता है। आर्किमिडीज जिस समय जिस प्रिंसिपल की तलाश कर रहे थे और पानी के टब में बैठे थे, जब वो बाहर निकले तब उनको मिल गया। उस समय क्या कहा था उन्होंने? यूरेका, यूरेका, यह बोलते हुए जब बाहर वो निकले थे तो उस समय आर्किमिडीज को शरीर का सुख नहीं मिला था, वह मन का सुख नहीं था, वो बुद्धि का सुख था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। जिस चीज की वह खोज कर रहे थे वो उनको मिल गया था, बुद्धि का सुख। तो तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। सुपर पावर। बी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ, बी स्पिरिचुअल इन योर लाइफ। भौतिकवादी जीवन में बनकर सुख की प्राप्ति नहीं की जा सकती। है सुपर पावर जो कोई सारे पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। बहुत सारे सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव्स हैं जो उन सब सारी चीजों को नहीं मानते हैं। और मैं तो एक नेता का भी नाम बताना चाहता हूं जो बहुत बड़े ओहदे पर रहते थे, नहीं मानते थे, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने स्वीकार किया है और वह है पुस्तकों में, लेकिन मैं उनका नाम यहां कोट नहीं करना चाहता। यही मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। और साथियों, सिर्फ 19 महीने के कार्यकाल में शास्त्री जी ने सादगी, ईमानदारी, साहस और जनसेवा का जो आदर्श स्थापित किया है, मैं समझता हूं कि वह आपके जीवन की कसौटी होनी चाहिए। और साथियों, इस वर्ष यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने 100वें वर्ष में 100th ईयर में प्रवेश कर चुकी है। और 100 वर्ष किसी भी कमीशन के लिए एक बहुत लंबी और गौरवशाली यात्रा होती है। और यूपीएससी की इस जर्नी ने भारत को गढ़ा है, भारत को गढ़ा है, बनाया है। और उस क्राफ्टिंग में लवासना एक स्ट्रांग हेल्पिंग हैंड के रूप में दिखा है, मैं ये कह सकता हूं। और मैं समझता हूं कि यूपीएससी और लवासना का जो यह संगम है, यूपीएससी और लवासना का जो यह संगम है, यह निश्चित रूप से आपस में मिलकर देश के भविष्य को यह और अधिक मजबूत करेगा। और बातें बहुत सारी हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में वैसे आप बहुत लोग भाषण देते हैं, मैं जरूर इसके संबंध में कहना चाहूँ। कैरेक्टर का मतलब ईमानदारी से काम न करना, झूठ बोलना, यह सब सारी चीजें आती हैं। बराबर जीवन में ध्यान रखिएगा, मनुष्य का चरित्र उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। एक बार मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, उदाहरण कई हैं लेकिन एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद किसी धर्म संसद में भाग लेने के लिए दुनिया किसी देश में गए थे। कोई बहुत बड़ा देश नहीं था, मैं उसका नाम इस समय भूल रहा हूं। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो संत और सन्यासी जो ड्रेस पहनते हैं, ढीला ढाला होता है, गेरुआ होता है, वो पहनकर गए थे। बाद में विलंब से पहुंचे थे, लोग बैठे थे, पीछे वह भी बैठ गए। कुछ लोग वहां पर सूटेड बूटेड जो लोग भी बैठे थे, वेल ड्रेस्ड जो लोग बैठे थे, वह देखकर स्वामी विवेकानंद को थोड़ा सा मुस्कुराने लगे। तो स्वामी विवेकानंद समझ गए कि हमारे ड्रेस को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद जब भाषण देने के लिए खड़े हुए, उन्होंने कहा था, इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन अवर कंट्री कैरेक्टर मेक्स द मैन।